जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, we were just revising the phonemic chart and I'm just going to complete it. So when we talk about p sound, p is a bilabial voiceless stop. B is a voiced bilabial stop. T is a alveolar voiceless stop. D is a alveolar voiced stop. And K is a velar voiceless stop. G is a velar voiced stop. Then moving towards fricatives, F is a labiodental voiceless fricative. V is a labiodental voiced fricative. Th is a dental voiceless fricative. D is a dental voiced fricative. S is a alveolar voiceless fricative. Z is a alveolar voiced fricative. Sh is a palatal voiceless fricative. And Y is a palatal voiced fricative. H is a glottal voiceless fricative. Then moving towards affricates, Ch is a voiceless palatal affricates. J is a palatal voiced affricates. Then moving towards nasals, M is a bilabial voiced nasal. N is a alveolar voiced nasal. Ing is a velar voiced nasal. And then towards liquid, L is a alveolar voiced liquid. R is a alveolar voiced liquid. And then moving towards glides or semivols, V is a bilabial voiced glide. And Y, जो yes में sound आती है, that is palatal voiced glide. So this was the overall information about the phonemic chart. Hope you have got the idea. और इसमें क्वेश्चन भी आपको इस तरह से सेट हो सकता है कि वो एक आपको साउंड दे दे और उसकी आगे डिस्क्रिप्शन आपसे पूछ ले, तो दोनों तरह से क्वेश्चन हो सकता है। इसके नंबर पे भी आ सकता है, इसकी वॉइसिंग पे भी आ सकता है, इसके मैनर पे भी आ सकता है और इसकी प्लेस पे भी आ सकता है। Okay, phonemic, we have done with the phonemic chart, and now we will move further towards auditory phonetics. Auditory phonetics क्या होती है जी, थोड़ा सा आप बताइएगा, any one of you? How the sound is perceived. हाँ Auditory जी, phonetic deals with the study of how sound is perceived. हाँ जी, साउंड परसीव कैसे होती है। अब इसमें हमने देखना क्या है कि परसेप्शन ऑफ साउंड किस ऑर्गन से होती है। तो वी ऑलवेज परसीव साउंड्स थ्रू आवर ईयर्स, ठीक है जी। अब Yes. जो साउंड Yes. आपकी स्पीकर प्रोड्यूस कर रहा है उसको डी कोड किया जाता है, आप उसको हेयर करते हैं थ्रू द ईयर और फिर आपका जो माइंड है वो उसको क्या करता है, डी कोड करता है। यहाँ पे छोटी सी बात आप एक को बताता चलूं, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स के हवाले से है या साइको लिंग्विस्टिक्स में भी कुछ टर्म्स यूज होती हैं। आपकी जो माइंड है, आपका जो ज़हन है, आपका जो दिमाग है, उसके दो हिस्से हैं, याद रखिएगा। इस पे क्वेश्चन आता होता है, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। एक है आपका जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक है आपकी राइट हेमिस्फीयर। अब जो राइट हेमिस्फीयर है दैट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द लैंग्वेज की के लिए है, दैट इज रिजर्व फॉर द लैंग्वेज। उसमें आपकी लैंग्वेज की वोकैबुलरी होती है, उसमें आपकी लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, उसमें आपकी लैंग्वेज का सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, व्हाटएवर, ठीक है। जो सारी लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी लेफ्ट हेमिस्फीयर में होती है।
अगली बात जो आपको बताने लगा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई दफा पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया है। अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखें तो आपकी लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है जी, ये आपकी है लेफ्ट हेमिस्फेयर, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। काइंडली सर रिपीट कीजिएगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर में क्या चीज स्टोर होती है? लेफ्ट हेमिस्फेयर में आपकी लैंग्वेज होती है, ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, और लेफ्ट हेमिस्फेयर को फर्दर जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है आपका ब्रोका एरिया, BRO ब्रोका, और एक है वेनरिक। ठीक है जी, अब लेफ्ट हेमिस्फेयर के दो पार्ट्स हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अब जो ब्रोका एरिया है दैट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड्स, साउंड की प्रोडक्शन से डील करता है। ठीक है, और वेनरिक एरिया जो है वो आपकी कंप्रीहेंशन को डील करता है। याद रख लें, ब्रोका एरिया जो है वो आपकी जो है आर्टिकुलेशन को डील करता है और वेनरिक एरिया आपकी कंप्रीहेंशन को डील करता है। अब होता क्या है, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स के हवाले से बात कर रहा हूं कि कुछ लोगों को कंप्रीहेंशन में इश्यू होता है, कुछ लोगों को जो है वो उसमें इश्यू होता है आर्टिकुलेशन में। अब आर्टिकुलेशन का डिसऑर्डर या कंप्रीहेंशन का डिसऑर्डर, उसके लिए स्पेसिफिकली टर्म एक यूज होती है जिसको कहते हैं अफासिया। ठीक है जी, 1 मिनट प्लीज। अफासिया, अफासिया क्या है? ये एक इम्पेयरमेंट है, एक अबनॉर्मेलिटी कह लें, एक बीमारी कह लें। अगर तो ये आपकी आर्टिकुलेशन से रिलेट करती है तो उसको कहेंगे ब्रोका अफासिया। अगर ये कंप्रीहेंशन में इश्यूज हैं तो उसको कहेंगे वेनरिक अफासिया। तीन टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, एक है ब्रोका, एक है वेनरिक और एक है अफासिया। ब्रोका एरिया जो है वो जो है आर्टिकुलेशन से, प्रोडक्शन से डील करता है, वेनरिक कंप्रीहेंशन से डील करता है। इन दोनों में जो इम्पेयरमेंट होती है या डिसऑर्डर होता है उसको कहते हैं अफासिया। अगर आपका आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है तो वो ब्रोका अफासिया कहलाएगा, और अगर आपकी कंप्रीहेंशन में इशू है तो वो वेनरिक अफासिया कहलाएगा। होप यू हैव गॉट। ठीक है जी। और सर राइट हेमिस्फीयर के बारे में थोड़ा सा बता दें जी। हाँ जी, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, हमारा कंसर्न है सिर्फ लेफ्ट हेमिस्फेयर के साथ। ठीक है, ओके ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स ऑफ लैंग्वेज, राइट में क्या होता है उसके बारे में हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी, तो लेफ्ट हेमिस्फेयर इज, अगर आप थोड़ा सा गूगल करें ना तो आपको उसमें ये नक्शा बना हुआ, एक डायग्राम बनी हुई नजर आएगी जिसमें दिमाग है, दिमाग को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट में। लेफ्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें दो एरियाज मेंशन हुए हैं, एक ब्रोका एरिया है और एक वेनरिक एरिया है। क्लियर होगी जी बात। अब ये जो ऑडिटरी फिनेटिक्स है ये परसेप्शन से डील करती है। आपकी जो आवाज है जो प्रोडक्शन होकर आपके कान समातों तक आ रही है वो आपके कान के पर्दे से टकराती है, आप उसको दिमाग के जरिए से उसको डीकोड करते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्म मैंने यूज की है डी कोडिंग, कोडिंग, डी कोडिंग, एनकोडिंग। ठीक है जी, इनको जरा टर्म्स को देख लीजिएगा। अब ऑडिटरी फोनेटिक्स डील्स विद द परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। ठीक है जी, इस पे इतना ज्यादा हमें खपने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पे इतना रिसर्च इस पे हुई नहीं है, क्योंकि ये दिस इज द डोमेन ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं अकूस्टिक फोनेटिक्स की। ठीक है जी, अकूस्टिक फोनेटिक्स क्या है हमारे पास? अकूस्टिक फोनेटिक्स जो है Transmission of speech sounds. ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच साउंड, वेरी गुड। ठीक है, कि हाउ द साउंड्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द माउथ कैविटी टू द ईयर। डेस्टिनेशन तो आपकी एक्चुअली जो है ना ईयर है ना, डी कोड तो वहां पे जाके होना है। अब आपके मुंह से निकली हुई आवाज अगले के कानों तक पहुंचते हुए दरमियान में उसके साथ क्या होता है उसको हम स्टडी करते हैं अकूस्टिक फोनेटिक्स में। तो अकूस्टिक्स की
डेफिनेशन क्या होगी? Acoustic phonetics is a branch of phonetics that deals with the transmission of speech sound. अब ट्रांसमिट कैसे साउंड हो रही है, ठीक है जी। अगर हम उसको देखें ट्रांसमिशन को, तो ये आपका जो है वो स्पीकर है और ये आपका हेयरर है, ठीक है जी। यहां से आवाज निकल रही है एंड इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड वेव्स, ठीक है जी। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उनको पता होगा। आपको स्क्रीन पे चीजें नजर आ रही हैं? Yes, sir, आ रही हैं। ठीक है जी। ये ऊपर वाले को जरा हम साइड पे कर देते हैं। इसमें देखें ये आपका स्पीकर है और ये आपका हेयरर है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं तो मेरी जो आवाज है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। एंड इट्स बेसिकली परसीव्ड बाय योर ईयर्स, ऐसे ही हो रहा है। अब ये जो दरमियान में सारा कुछ हो रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये स्टडी किया जाता है अकूस्टिक्स पे। अकूस्टिक्स भी कहते हैं, अकूस्टिक फोनेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है जी। अब साउंड्स ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, याद रखें। और जो वेव्स होती हैं उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी है, पिच है, लाउडनेस है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड है। ये सारी क्या हैं? दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड्स, ठीक है। और इन अकूस्टिक फोनेटिक्स वी डील विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड्स। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो समझ रहे होंगे, ठीक है जी। अब हमने अकूस्टिक फोनेटिक्स में बेसिकली देखना क्या है, 1 minute please. Acoustic phonetics में, acoustic phonetics is the study of physical properties of speech sounds. थोड़ा सा हम उसको और रिफाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये जो है आपकी acoustics, ठीक है, इस पे बहुत काम हुआ है, ठीक है। और ये acoustic analysis एक आपने वर्ड शायद सुना हो, ठीक है। acoustic analysis में हम क्या करते हैं? What we do in acoustic analysis, we record the sound of some person and then we put it in a software that is Praat, ठीक है जी। प्रात एक सॉफ्टवेयर है, ये देखें, याद रखिएगा, ये प्रात वो वाली नहीं है जिसमें आप आटा गूंथते हैं, ठीक है। कहीं वो ना समझ लीजिएगा कि उसके ऊपर ही आप तजर्बात शुरू कर दें। प्रात जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, दैट इज बेसिकली यूज फॉर द अकूस्टिक एनालिसिस, ठीक है जी। अकूस्टिक एनालिसिस के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको क्या कहते हैं? प्रात। क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे ये इतना मतलब टेक्निकल क्वेश्चन नहीं, लेकिन यू शुड नो, ठीक है जी। अब ये अकूस्टिक प्रात करता क्या है? अकूस्टिक एनालिसिस होता क्या है? अकूस्टिक एनालिसिस में प्रात की स्पेलिंग क्या है? PRAAT, ये लिखे हुए हैं आपके सामने, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। नो सर। Yes, sir. जी सर, आ रही है। आप थोड़ा सा उसको लिखा आ रहा है बस। नीचे वो ये एक्चुअली काम नहीं, यहाँ पे हाइलाइटर जो है, लेट मी डू इट अगेन। Sir, what is the acronym of PRAT? सॉरी, What is the acronym of PRAT? ये अभी मुझे आइडिया PRAT नहीं, stands for what? एक्रोनिम। ये इसके बारे में अभी मुझे आइडिया नहीं है, मैं ये चेक करके आपको बता सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये आपका जो है ना, Okay, sir. वो 1 मिनट प्लीज। सो अब होता क्या है अकूस्टिक एनालिसिस में, आपकी जो साउंड्स हैं उनको हम क्या करते हैं? रिकॉर्डेड फॉर्म में इस सॉफ्टवेयर में से गुजारते हैं और ये सॉफ्टवेयर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें बताता है, ठीक है। इसके अंदर ग्रिड्स बनती हैं, हर ग्रिड जो है वो जैसे वर्ड लेवल पे बनती है, सेंटेंस लेवल पे बनती है और फिर साउंड लेवल पे बनती है। उसमें ये हमें बताता क्या है कि उस साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, और उसके फॉर्मेट्स क्या हैं, फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो क्या हैं, एम्पलीट्यूड क्या है, और ये सारी चीजें ये इसके बारे में हमें बताता है,
क्लियर होगी जी बात। तो इसके बारे में मजीद डिटेल की ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू आना है और ये आगे फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के आगे कोर एरियाज हैं, प्रैक्टिकल एरियाज हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन जो है वो बताए। लेकिन ये है कि प्रात का नाम आप याद रख लें कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, अकूस्टिक एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी, ये आपका ये प्रात है। ठीक है जी। उसके बाद है हमारा सिलेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबल की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सिलेबल। इट्स अ यूनिट ऑफ साउंड्स consisting of a vowel and optional consonants before or after the vowel। थोड़ा सा देखिएगा कि ये आपका सिलेबल है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, याद रखें। पहला जो है उसको कहते हैं ऑनसेट, ठीक है जी। दरमियान वाला जो होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है जी। और एंड वाला जो है उसको कहते हैं कोडा, CODA, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल बता रहा हूँ। डेफिनेशन क्या है कि इट्स अ यूनिट ऑफ साउंड कंसिस्टिंग ऑफ अ वाउल एंड ऑप्शनल कॉन्सोनेंट्स बिफोर और आफ्टर द वाउल। ठीक है, ये आपका वाउल है, ये न्यूक्लियस है, इसके इधर भी कॉन्सोनेंट है और इधर भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और ये ऑप्शनल है, ऑनसेट मिसिंग हो सकता है, कोडा मिसिंग हो सकता है, न्यूक्लियस मिसिंग नहीं होगा। न्यूक्लियस इज बेसिकली द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सिलेबल, ठीक है। वर्ड के अंदर एक सिलेबल होता है। जैसे मैं अगर आपको वर्ड लिखकर एक दिखाता हूं, जैसे वर्ड है टॉल, ठीक है जी, TALL। अब इसमें टा एक कॉन्सोनेंट है और ल एक कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, बीच में आ जो है वो वाउल है। ये जो बनेगा CVC, दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट। टेम्पलेट समझते हैं आप? ये आपके मोबाइल्स में टेम्पलेट बने होते हैं ना। ये अब CVC का मतलब है कि हर वो वर्ड जिसके शुरू में भी कॉन्सोनेंट है और एंड पे भी कॉन्सोनेंट है, वो और दरमियान में ऑब्वियसली जो है वो क्या आएगा, वाउल साउंड आएगी। वो न्यूक्लियस है, सिलेबल का इंटेग्रल पार्ट है, उसके बगैर सिलेबल कंप्लीट नहीं होता, ठीक है जी। तो ये CVC भी एक टेम्पलेट है, CCVC भी एक टेम्पलेट है, ठीक है। और इसके बाद CCCVCC ये भी टेम्पलेट है। देयर आर वेरियस टेम्पलेट्स, हम उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है, वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये आपका सिलेबल है, इसमें मैंने कितने पोर्शंस बताए हैं इसके, एक है आपका ऑनसेट, एक है आपका न्यूक्लियस और एक है कोडा, ठीक है। जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है सिलेबल में उसको ऑनसेट कहते हैं, नाम याद रख लें। न्यूक्लियस जो है वो आपका वाउल होता है, वाउल साउंड होती है, और कोडा आपका लास्ट कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। फर्ज करें हम वर्ड लिखते हैं कैट, ठीक है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर करते हैं तो इसमें क्या होगा, दिस इज अ कॉन्सोनेंट ऑनसेट, ठीक है जी, और आ इज अ न्यूक्लियस एंड टा इज अ कोडा। क्लियर होगी जी बात। जो सिलेबल है उसके 3 पार्ट्स हैं, नंबर 1 ऑनसेट, नंबर 2 न्यूक्लियस और नंबर 3 कोडा। जो पहला कॉन्सोनेंट है वो ऑनसेट है, जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो कोडा है, और दरमियान में जो वाउल है वो आपका न्यूक्लियस है। गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, सिलेबल की Sir, डेफिनेशन coda and nucleus को अगर लिया जाए, they are collectively called rhyme. जी, दोनों, ये दोनों मिलेंगे अगर तो ये राइम कहलाएगा। ऑनसेट और राइम कुछ मतलब डिस्टिंक्शन जो है उसकी, न्यूक्लियस और कोडा ठीक है। कलेक्टिवली आर कॉल्ड राइम, ठीक है जी। ये जो दोनों हैं आपके, ये न्यूक्लियस और कोडा, ये राइम कहलाते हैं, ठीक है जी। क्लियर होगी जी बात। अब एक होता है, प्लीज ये जरा म्यूट कर लें खुद को। जी, अब हम बात करते हैं जीरो ऑनसेट और जीरो कोडा, ठीक है।
जिस सिलेबल में ऑनसेट मिसिंग होगा वो कहलाएगा जीरो ऑनसेट। ठीक है, जिसमें कोडा मिसिंग होगा वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? जीरो कोडा। जीरो कोडा। ठीक है जी। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ? वर्ड है एम। एम में ये स्टार्ट या आपका न्यूक्लियस से हो रहा है और एंड पे कोडा है, न्यूक्लियस है, कोडा भी है और आपका ऑनसेट मिसिंग है। ठीक है, क्लियर होगी बात? यस। इसी तरह आप कुछ ऐसा वर्ड बोलें जिसमें ऑनसेट मिसिंग हो, सॉरी कोडा मिसिंग हो। बी। जी, बी। बी। अब इसमें क्या है, ये आपका ऑनसेट है और ये आपका न्यूक्लियस है और आपका कोडा जो है वो मिसिंग है। ठीक है, जिसमें ऑनसेट मिसिंग सर ये होगा। जो आप राइम बता रहे थे कि न्यूक्लियस और कोडा मिलेंगे सिर्फ तभी राइम होगा, या ऑनसेट और न्यूक्लियस के मिलने से भी वो नहीं राइम नहीं हो नहीं सकता नहीं है? नहीं नहीं, न्यूक्लियस और कोडा। ओके। ठीक है जी। और क्योंकि उस हवाले से अगर देखें तो दो पार्ट्स बनते हैं आपके सिलेबल के, ऑनसेट और राइम। ठीक है, तो अगर तो आपकी राइम जो है कोडा मिसिंग है तो वो जीरो कोडा होगा, अगर आपका ऑनसेट मिसिंग है तो वो जीरो ऑनसेट कहलाएगा। क्लियर होगी जी बात? जी। इसके यस सर। बाद आपका आ जाता है जी स्ट्रेस। ठीक है जी, ये एक टर्म है। स्ट्रेस की डेफिनेशन लिख लें, अ डिग्री ऑफ फोर्स with which a syllable is pronounced। के डिग्री ऑफ फोर्स के ऐसी जब एनर्जी होती है ना, जब आप बोल रहे होते हैं, जैसे आप बोलते हैं फादर। अब फादर में जो आप अगर आप इसको देखें फ ये डाई सिलेबल है या ट्राई सिलेबल है या मोनो सिलेबल है? डाई। 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 अब इसमें देखें इसके टू सिलेबल बने फ और द। अब इसमें आपने देखना क्या है कि कौन सा सिलेबल स्ट्रेस्ड है। ठीक है, जो ज्यादा प्रोमिनेंट सिलेबल होता है वो आपका स्ट्रेस्ड होता है। याद रख लें, प्रोमिनेंस इज द मार्कर ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, और हमेशा याद रखें कि लॉन्ग वॉल्स और डिफ्थोंग्स जो हैं उनके ऊपर ज्यादा सिलेबल जो है स्ट्रेस आता है। क्लियर होगी जी बात? बाकी स्ट्रेस के रूल्स हैं कि डाई सिलेबल में स्ट्रेस कैसे आएगा, ट्राई सिलेबल में स्ट्रेस कैसे आएगा, उसकी मेरा ख्याल है आपको भी जरूरत नहीं है। यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, और स्ट्रेस क्या होती है और उसके वो कैसे कौन कौन से काइंडली जो ये स्ट्रेस की डेफिनेशन रिपीट a कीजिएगा। degree of force with which a syllable is pronounced। कि वो एनर्जी, वो डिग्री ऑफ फोर्स या डिग्री ऑफ एनर्जी कह लें आप, जिससे किसी सिलेबल को प्रोनाउंस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, ये स्ट्रेस वो वाला नहीं है जो आप लोग लेते हैं। ठीक है, ये याद रखें। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया है कि ये मिली सेकेंड्स में होती है और अकूस्टिक एनालिसिस में स्पेक्ट्रोग्राम के ऊपर होती है। ठीक है, ये आपके शॉर्ट वॉल्स लॉन्ग वॉल्स की जो है डिस्टिंक्शन के लिए यूज होती है, और ये भी अकूस्टिक एनालिसिस के जरिए से ही हम जो है वो ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद है को आर्टिकुलेशन। को आर्टिकुलेशन क्या होती है? इसमें देखें कि जब हम वर्ड्स बोल रहे होते हैं, हम तो खैर बड़ा गरोड़ के अंग्रेजी बोलते हैं, गोरा जब बोलेगा तो वो क्या करता है, कुछ साउंड्स को आपस में क्या कर देता है, मर्ज कर देता है। ठीक है जी, क्या करता है, मर्ज कर देता है। ठीक है, वो जो साउंड्स आपस में मर्ज होती हैं वो उनको जो है वो आगे एक उसका प्रोसेस है इसका कोआर्टिकुलेशन का। ठीक है, उसको असिमिलेशन कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि गोरा क्या कहता है, वो कभी भी, हम तो बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग,
या गुड मॉर्निंग, जरा थोड़ा सा हम पढ़े लिखे होने का सबूत देंगे तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग, ठीक है। लेकिन गोरे को अगर आप सुने, वो कहता है गुड मॉर्निंग, क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग। अब उसने डा भी नहीं बोला, माँ को भी मिस कर गया। अब ये जो नीबरिंग साउंड्स हैं, दो वर्ड्स हैं ना, गुड और मॉर्निंग, गुड और मॉर्निंग के आपस में जो मर्जर हो रहा है साउंड्स का, उसको कहते हैं को आर्टिकुलेशन, कि एक साउंड का दूसरी साउंड में आ जाना, ठीक है। अब वो क्या करता है, उसके कुछ रूल्स हैं जो आप को अगर आपने पढ़ने हो, अभी ना उस पर टाइम वेस्ट करें, अभी तो जस्ट डेफिनेशंस काफी हैं। अगर आपने पढ़नी हो तो पीटर रोश की बुक है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पे, आप उसमें देखें कि को आर्टिकुलेशन क्या है, ठीक है जी। अब ये अब उसने क्या किया, वो गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, वो बोलेगा गुड मॉर्निंग। अब उसने ड को द में कर दिया और मॉर्निंग आगे आगे उसने ट्रिम कर दिया, निंग को निन पढ़ दिया। ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें साउंड्स मर्ज हो रही होती हैं, उसको असिमिलेशन कहते हैं। क्लियर होगी बात? और उसके अब एलिजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एलिजन जो है वो ट्रिमिंग ऑफ सम साउंड है, जैसे टीचर हम बोलते हैं, तो ये टीचर नहीं है भाई, इट्स अ टीचर, ठीक है। वो जो रा की ट्रिमिंग है, दैट इज कॉल्ड एलिजन। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स। स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स में आप देखें कि जो आपके इसका मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट फार्मूला आपको बता देता हूँ, जो बड़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स हैं। हमेशा जो यहाँ पे शॉर्ट वॉल होगा वो वीक साउंड कहलाएगी, ठीक है। और जहाँ पे लॉन्ग वॉल्स या डिफ्थोंग होगा वो आपकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहलाएगी। तो ये दिस इज द इंडिकेटर। और उसमें ये जो उसकी ट्रांसक्रिप्शन यू अंडरस्टैंड, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन टू राइट इन सिंबल्स। और आईपीए एक है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, Phonetic association. ठीक है जी। और आईपीए जो है वो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है, आरपी उसे बोलते हैं, जिसमें सारी साउंड्स जो हैं पूरी दुनिया की जितनी लैंग्वेजेस हैं उसकी साउंड्स गिवन है, ठीक है। और एक आर्थोग्राफी होती है और एक होती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन। आर्थोग्राफी का मतलब होता है टू राइट इन स्पेलिंग्स, और जो है ट्रांसक्रिप्शन टू राइट इन सिंबल्स, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी मैंने कोशिश की है आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के हवाले से हैं वो आपके गोश गुजार करने की। होप यू हैव गॉट सम आइडिया। तो उसके बाद है आपका मॉर्फोलॉजी। अभी यहाँ सर तक काइंडली फोनेटिक्स। को आर्टिकुलेशन और एसिमुलेशन में डिफरेंस बता दें, और एलिजन देखें, में। को आर्टिकुलेशन का मतलब जो है ना, वो उसी की जो आगे जो असिमिलेशन है ना, वो उसी की एक कह लें कि एक एस्पेक्ट है, ठीक है। को आर्टिकुलेशन में ये होता है कि जब साउंड्स, नीबरिंग साउंड्स जो होती है ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ जब उनका इंटरेक्शन होता है तो उनमें कुछ बदलाव आता है। वो जो बदलाव है, द इफेक्ट ऑफ द नीबरिंग साउंड इज कॉल्ड को आर्टिकुलेशन। को का मतलब होता है साथ, आर्टिकुलेशन का मतलब आर्टिकुलेशन, ठीक है। तो जब साउंड्स दो वर्ड्स, जैसे आप बोलते हैं ना बैड मैन, ठीक है। आप इधर से ड उठा लें और उधर से माँ उठा लें। जब गोरा इसको बोलेगा तो वो उसको बैड मैन नहीं बोलेगा, वो बोलेगा बैड मैन, ठीक है। अब वो उसने क्या किया, ड को जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। और आगे माँ को उसके साथ थोड़ा सा सिमुलेट कर दिया, ठीक है। तो ये नीबरिंग साउंड का जो इफेक्ट होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड को आर्टिकुलेशन, ठीक है जी। और उसमें असिमिलेशन का मतलब है कि जो आपकी फाइनल कॉन्सोनेंट्स है और इनिशियल कॉन्सोनेंट है, जैसे बैड मैन में ड जो है ये फाइनल कॉन्सोनेंट है और मैन में म जो है वो इनिशियल कॉन्सोनेंट है, ठीक है। वो ब और म में जो बदलाव आया है, ठीक है, वो आपका जो है असिमिलेशन कहलाता है। इलिजन का मतलब है किसी भी साउंड को ट्रिम कर देना, किसी भी साउंड को शॉर्टन कर देना, दैट इज कॉल्ड इलिजन, ठीक है। होप यू आर आंसर। और सर लास्ट ऑर्थोग्राफी का एक दफा बता दीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन इन राइटिंग। राइटिंग में जब आप स्पेलिंग्स में लिखते हैं, जैसे हमारे सामने ये सारी लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आपकी ऑर्थोग्राफी है।
जब आप डिक्शनरी में वर्ड देखते हैं तो उसमें ब्रैकेट्स के अंदर उसकी ट्रांसक्रिप्शन दी होती है. टू राइट इन सिंबल इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, टू राइट इन स्पेलिंग इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी. जी, एनीथिंग एल्स? No? Okay. I think we are less than 10 minutes. चलें, ये मॉर्फोलॉजी फिर पे रखते हैं. अभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ एड्रेस करने का. तो मॉर्फोलॉजी, अब हमारा सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे, सिंटैक्स पे और डिस्कोर्स एनालिसिस, सिमेंटिक्स पे इतना टाइम नहीं लगना. टेक्निकल चीज़ ज़्यादा ये फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी थी. तो होपफुली इन 2 or 3 सेशन वी विल फिनिश इट. एक्सक्यूज मी, जो लिखने का मैनर होता है उसको ऑर्थोग्राफी कहते हैं, और जो हम लोग डिक्शनरी में चेक करते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, टू राइट इन सिंबल्स. आप डिक्शनरी खोलें तो आपको पहले स्पेलिंग्स में लिखा हुआ वर्ड नजर आएगा, फिर 2 स्टेरिक्स में आपको जो है वो सिंबल्स में लिखा हुआ नजर आएगा. वो जो सिंबल्स में लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. एक्सक्यूज मी सर, ये लैंग्वेज इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं सर? ये आगे हम पढ़ेंगे, उसमें प्रैग्मेटिक की टर्म है. ठीक है, इम्प्लीकेचर, इंटेलमेंट और प्रीसपोजिशन, ग्राइस के मैक्सिम्स, ये सारे आगे हम प्रैग्मेटिक में डिस्कस करेंगे. राइट सर. अभी यहाँ तक जहाँ तक हमने पढ़ा है वहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. सर डिफ्थोंग दोबारा बता दें एक दफा जरा. हाँ जी, डिफ्थोंग्स जो हैं, व्हेन द वाउल चेंजेस इट्स क्वालिटी it is called diphthong. It starts with one vowel and ends with another. ठीक है जी. सर लास्ट टाइम आपने ना शेयर की थी हमारे साथ सॉफ्ट में जॉर्ज यूल की बुक. जी 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 बोले, आपको नहीं मिली? तो आज भी जो हमने पढ़ा है ये अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है. एक्सक्यूज मी सर,